दोस्तों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है असलियत। और इस कहानी को आपके लिए लिखा है डॉक्टर प्रोफेसर शरद इंदिरा जी ने। तो आइए सुनते हैं इनकी ये कहानी असलियत। ऑफिस जाने के लिए मैं तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी थी, खुद को रोज निहारने की मजबूर आदत के कारण। हल्का सांवलापन का गेहुआ रंग, हल्के घुंघराले बाल, पतले होंठ, नेचुरली पिंक, और बड़ी बड़ी आंखें, आश्वस्त और दृढ़। माथे पर बिंदी के पत्ते से नोचकर लगाई हुई मरून कलर की बिंदी। बस जी, यही रहा था मेरा मेकअप, और ठीक भी था। ऑफिस नौकरी करने जा रहे हैं, कोई शादी में थोड़े ही जा रहे हैं। माँ ने कह रखा था, लिबास हमेशा साफ सुथरा और गरिमामय होना चाहिए, जिससे कोई ऐसी वैसी चाह ना रखे और ना ही कोई राह चलते फप्ती कसे। वैसे वो टाइम भी ऐसा नहीं था। मोहल्ले के लोग सब एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। राह चलते बड़ों को दुआ सलाम होती रहती थी, तो कोई ऐसा डर नहीं था मन में। फिर भी क्योंकि घर में कोई मर्द नहीं था, पिता जल्द गुजर गए थे और भाई तो हुआ ही नहीं। मैं, और बस मैं, अकेली संतान थी अपनी माँ की। उसने जिंदगी भर टीचरी की और अब रिटायर हो चुकी थी। सारे खर्चे उसी की पेंशन से चलते थे और मेरी तनख्वाह अभी कोई खास नहीं थी। एक प्राइवेट संस्था में बाबू थी। फिर थोड़ा ओहदा मेरे अच्छे और लगनशील काम के कारण मुझे मिल रहा था और मैं धीरे धीरे ओएस बन गई थी। ऑफिस में कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, महिला और पुरुष मिलाकर शायद 30 के आसपास होंगे। कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, पर शालीनता ज़रूरी थी। साड़ी पहनना भी कोई कंपलसरी नहीं था। कुछ लेडीज़ सलवार सूट भी पहनती थी, पर माँ कहती थी कि साड़ी से बेहतर कोई ड्रेस ऑफिस के लिए होती ही नहीं, तो मैं साड़ी ही पहनती थी। टोटल 10 साड़ियाँ थी मेरे पास। तब सिंथेटिक कपड़ा चल निकला था और उसे थोड़ा प्रेस करना ज़रूरी नहीं रहता था। रोज़ रोज़ प्रेस करना मेरे लिए संभव भी नहीं था। एक दो बार मुझे लगा था कि लेडीज़ की फुसफुसाहट मेरे कानों तक पड़ी थी कि इसका पेटीकोट कभी प्रेस वाला नहीं होता। पर मैंने दिमाग से बात निकाल दी थी, क्या ज़रूरत है इसकी। ऑफिस घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो ज़्यादा पास भी नहीं था। मैं टाइम की पाबंद रही हूँ, माँ की तरह, तो मैं कभी लेट नहीं पहुँची, रोज़ पैदल जाकर भी। साइकिल चलाना सीख नहीं पाई। बचपन में एक अठन्नी में घंटे भर के लिए साइकिल मिलती थी। मैं थोड़ी पतली और लंबी थी, थोड़ी कमज़ोर भी थी, तो एक दो बार साइकिल पैरों पर गिर गई, चोट खा गई, तो बस थोड़ा डर बैठ गया मन में। बाद में क्या हुआ कि माँ की सर्विस ऐसी जगह होती रही जहाँ न किराए की साइकिल मिलती थी और ना ही जगह। आमतौर पर लड़कियों का साइकिल चलाना लोगों को पसंद भी नहीं होता था। हाँ, साइकिल रिक्शा होते थे, पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। बरसातों में कभी कभी लेना पड़ जाता था। ऑफिस में सब एक परिवार की तरह थे। सभी एक दूसरे से रोज हालचाल पूछते थे। हंसना बोलना भी रहता था, पर कभी भी कोई ऐसी वैसी बात सामने नहीं आई। सभी अपने काम को पूरी लगन से और टाइम से करते थे। पहले एक गुप्ता जी सर थे हमारे ऑफिसर, जो एक गार्जियन की तरह थे। उनके रिटायर होने के बाद ये जो गोयल साहब आए, ये काफ़ी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी के थे। रिच भी थे, लंबी सी कार से घर से आते जाते थे।
उनके रास्ते में ही मेरा घर पड़ता था। वे यूं तो बड़े मिलनसार थे, लेकिन थोड़ी अफसरी की ऐंठ थी उनमें। मुझे ओएस होने के नाते उनके ऑफिस में ही कभी कभी जाना पड़ता था, पर केवल काम की बातें। कभी भी उनकी नज़र में गलत कोई बात दिखाई नहीं दी, पर मेरे मन में डर रहता था और मैं थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस रहती थी। एक बार घर जाते समय अचानक बारिश आ गई थी। मैं रास्ते में थी तो उन्होंने कार रोककर जोर से पुकारा था, आ जाओ नीलिमा, भीगो मत, बीमार हो जाओगी। मन तो उछाल मार रहा था कि वाह, क्या गजब की चीज होती है ये कार भी, सपनों की सी दुनिया, कितना आनंद आएगा बैठकर। मेरा मन एक छोटे बच्चे की तरह उमंग गया। पर नहीं, हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। बरसात तो रोज भी आ सकती है, तो क्या रोज मैं एक दूसरे की कार में सवारी करती रहूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्षण भर में मैंने खुद को संभाला और कहा, नहीं सर, मेरा घर तो सामने ही आ गया, आप प्लीज तकलीफ ना करें। और वो छींटे उड़ाती हुई कार लेकर निकल गए। बाप रे, बाल बाल बच गए। माँ तो मार ही डालती और मोहल्ले वालों को तो चटकारे लेने का मौका मिल जाता। उस दिन के बाद से आदत डाल दी कि उनकी कार ऑफिस से निकल जाती तब मैं निकलती, या कभी बारिश होती तो रिक्शा कर लेती। एक बार उन्होंने मुझे ऑफिस में अंदर बुलाया, वरना मैं ही काम से जाती थी। बहुत डर लगा कि क्या हुआ, कोई गलती हो गई क्या। जाना था तो मैं गई। बैठिए, आराम से बैठिए। जी सर, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, बैठिए, मुझे आपसे कोई पर्सनल रिक्वेस्ट करनी है। दासू, रिक्वेस्ट? और वो भी मुझसे? जी, आदेश करें। मैंने सहज होने की कोशिश की। वो ऐसा है कि वाइफ को आज 6 से 9 वाली फिल्म देखनी है। एडवांस बुकिंग पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। मुझे कई मीटिंग्स अटेंड करने हैं, तो मैं सोच रहा था कि आप थोड़ा जल्दी निकल जाएं और टिकट ले लें। कर पाएंगे ना आप? जी बिल्कुल, मैंने कहा। मन तो मेरा और माँ का भी बहुत होता था, चाहे जब फिल्म देखने का, पर मुराद कभी पूरी नहीं होती थी। खैर, वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, मुझे उनकी बात माननी पड़ी। कहने को तो वो रिक्वेस्ट बोल रहे थे, पर जिस तरह उन्होंने बात रखी थी वो बिल्कुल आदेश जैसी थी। नवंबर का महीना, दिन थोड़े छोटे होने लगे थे। दोपहर बाद करीब 5 बजे सूरज काफी नीचे आ चुका था। अब मैं रिक्शे से आई थी। पता नहीं क्यों एक अजीब सी चाह मन में पैदा हुई थी। काश आज साहब ने बोला होता कि नीलिमा जी, मैं आपको वहां तक छोड़ दूं। फिर मन को जैसे डांट देती हूं, अपनी औकात में क्यों नहीं रहती। बहुत लंबी लाइन लगी थी टिकट लेने वालों की, धीरे धीरे सरक रही थी। मुझे डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नंबर आने से पहले ही हाउसफुल हो जाए और साहब ये समझेंगे कि मैं टाइम से पहुंची नहीं। सूरज सामने ही बहुत तेजी से चमक रहा था और आंखों में जैसे चिल्का पड़ रहा था। पसीने के मारे मेरा बुरा हाल था। माथे पर बाल जैसे चिपक से गए थे। मेरा ब्लाउज भी बुरी तरह गीला हो गया था। मैंने साड़ी के पल्लू को ऊपर से पीठ पर ओढ़ लिया, जिससे चिपके गीले से बदन को कोई देख ना ले। खैर, मेरा नंबर आया और मैंने उनकी 2 टिकटें ली। वहां से हटकर बाहर आने पर चलने में जैसे मेरी जांघें आपस में रगड़ खा रही थी। इतना पसीना पसीना हो गया था। गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं हाथ में टिकट और बचे पैसे लेकर वहां खड़ी थी जहां साहब ने बताया था। 2 टिकट। मन साला कमीना कुत्ता
फिर सपने में उड़ने को था, पर जैसे मैंने उड़ते पंछी को झपट्टा मार के गिरा दिया। कुछ ऐसी खिसियाई सी हालत हो गई मेरी। साड़ी से चेहरा पोंछा तो देखा साहब की जानी पहचानी कार सिनेमा घर की पार्किंग की तरफ जा रही थी। मुझे वैसे ही देर हो रही थी तो सोचा चलो पार्किंग तक जाकर टिकट उन्हें दे दूं और घर जाऊं। मैं जल्दी ही वहां तक पहुंच गई कार के पास। मेरे पहुंचते ही साहब कार खड़ी करके और कार से उतरकर कार के सामने से राउंड लगाकर कार के लेफ्ट में आ चुके थे। उनका हाथ कार के अगले गेट के हैंडल की ओर बढ़ रहा था कि मैंने जल्दी से टिकट और पैसे उनकी ओर बढ़ा दिए। उनका हाथ गेट खोलते खोलते रुक गया था। ओह थैंक्स, आपको बहुत तकलीफ हुई। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा ध्यान कार के साइड मिरर की तरफ गया जिसमें मेरी छवि दिख रही थी। मैं हल्की सांवली तो थी, पर सामने के अंगारे जैसी तपती धूप और बहते पसीने ने मुझे एकदम काला सा कर दिया था। अपना ऐसा भयानक सा रूप देखकर मैं सहम सी गई थी। साहब ने फॉर्मेलिटी निभाने के लिए थैंक यू बोल दिया था और अब चले जाने की मेरी बारी थी। कड़क की चिकनी सी आवाज से कार का अगला गेट खुला। साहब ने थोड़ा झुककर अंदर हाथ बढ़ाया, शायद वाइफ को बाहर निकालने में सहारा देने या बीवी को लाड दिखाने के लिए। पता नहीं क्यों मैं जाने की बजाय ये सब देख रही थी। भीनी भीनी खुशबू का एक जोरदार झोंका सूंघने में आया। बेहद खूबसूरत साड़ी पहने, बालों का सुंदर सा जूड़ा बनाए एक लेडी कार से बाहर निकली। मैं नमस्ते करती उससे पहले उसने सर का हाथ पकड़कर कहा, चलो। उसके मुड़ते ही मुझे उसके जूड़े में लगा फूलों का बड़ा सा गुच्छा दिखा। मुझे बहुत बुरा लगा। माना कि वो सर की वाइफ हैं, ये सब उनके लिए बहुत नॉर्मल है, पर मैं बहुत आहत हो गई। जैसे किस्मत ने मुझे मेरी असलियत खींच कर मेरे सामने खड़ी कर दी हो। एक चोट सी लगी मन पर कि औरत वो भी है, जैसा शरीर उसका है वैसा ही मेरा भी है। क्या मैं इसी लायक थी कि इतनी तेज धूप में खड़े रहकर उनके लिए टिकट खरीदती? साहब को अपनी बीवी की इच्छा पूरी करनी थी तो उन्हें खुद यहाँ लाइन में लगना था। और भी तो 50 मर्द खड़े थे, और अगर वो बिजी थे तो उन्हें ऑफिस के किसी जेंट्स को भेजना चाहिए था। मैं रुआंसी सी होने लगी थी वहीं खड़े खड़े, जबकि वो दोनों तो कब के जा चुके थे एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर। मुझे लगा कि आज मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। एक नारी की खुशी की खातिर एक बेबस नारी का अपमान हुआ है। मुझे जैसे यूज किया गया था। उनकी बीवी जो एसी कार से आई थी, उसकी खुशी इतनी थी कि उन्होंने अपनी मातहत को इतनी तकलीफ दी और उन्हें कोई गिल्टी फील नहीं हुआ, क्योंकि शायद यही दुनिया का दस्तूर है और यही जिंदगी की असलियत भी।